अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। प्रोग्राम का आगाज करते हैं इंतहाई अफसोसनाक खबर से। आज पेशावर के मशहूर किस्सा ख्वानी बाजार की मस्जिद में जुमे की नमाज में होने वाले खुदकुश धमाके में 2 पुलिस एहलकारों समेत 57 अफराद शहीद और तकरीबन 200 से ज्यादा जख्मी हुआ, जिनमें से बास की हालत तशवीशनाक करार दी जा रही है। हुकाम का कहना है कि यह खौफनाक धमाका किस्सा ख्वानी बाजार की गली कूचा रसालदार में कायम मरकजी जामा मस्जिद में हुआ। पुलिस के मुताबिक 2 हमलावरों ने मस्जिद में दाखिले की कोशिश की, मगर वहां मौजूद 2 पुलिस एहलकारों ने उन्हें रोका और फायरिंग के तबादले में एक हमलावर मारा गया, मगर दूसरे खुदकुश हमलावर ने मस्जिद के अंदर घुसकर धमाका कर दिया। सीसीपीओ पेशावर के मुताबिक फायरिंग के एक पुलिस एहलकार मौके पर शहीद हुआ, जबकि दूसरा पुलिस एहलकार अस्पताल पहुंचकर जान की बाजी हार गया। आईजी खैबर पख्तूनख्वा मौज़ब अंसारी का कहना है कि दहशतगर्द ने मस्जिद के तीसरे सफ में धमाका किया। दहशतगर्द ने काला लिबास शायद इसलिए पहना हुआ था ताकि मस्जिद में दाखिले में आसानी हो। उन्होंने दावा किया है कि उन्हें दहशतगर्द ग्रुप का अंदाजा है और मुजरिमों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वजीर आजम इमरान खान ने पेशावर धमाके की मजम्मत करते हुए वजीर दाखिला शेख रशीद से वाक़े की रिपोर्ट तलब की है, जिसके बाद ज़राए के मुताबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने पेशावर धमाके पर वजीर आजम इमरान खान को ब्रीफिंग दी और ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम को दी जाने वाली सिक्योरिटी से मुतल्लिक भी आगाह किया। धमाके के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वजीर दाखिला शेख रशीद ने इसे पाकिस्तान के अमन के खिलाफ साजिश करार दिया है और कहा है कि इस वाक़े का कोई थ्रेट अलर्ट जारी नहीं हुआ था। एक सोची समझी साजिश है इस मुल्क को डिस्टेबल करने की, और इसमें इंटरनेशनल कुव्वतें मुलव्वस हैं जो इस मुल्क को अमन नहीं देखना चाहती, तरक्की नहीं देखना चाहती। क्रिकेट की टीम आई हुई है बाहर से, सो एक खौफ और हरास का आलम पैदा कर दिया गया कि इतनी सारी कैजुअल्टी हुई है और इसका कोई थ्रेट अलर्ट भी जारी नहीं हुआ था। सो ये सारे वाक़यात जो हैं ये इस बात की निशानदेही करते हैं कि इस मुल्क को डिस्टेबल करने के लिए गैर मुल्की कुव्वतें आपस की लड़ाइयाँ चाहती हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कह रहे थे कि पेशावर धमाके का कोई थ्रेट अलर्ट जारी नहीं हुआ था, मगर अहम बात यह है कि वफाकी वज़ीर दाखिला ने 27 जनवरी को एक इंटरव्यू में कहा था कि अगले 1-2 माह मुल्क के लिए अहम है और मुल्क में दहशतगर्दी का खदशा है। और आज पेशावर के किस्सा ख्वानी बाजार में धमाका हो गया, जिसमें अब तक की तादाद के मुताबिक 57 शहादतों की तस्दीक हो चुकी है। धमाके के बाद वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि उन्हें इल्म है कि इस वाक़े के पीछे किसका है। ये वाक़यात जो हो रहे हैं, बहसीयत वज़ीर ख़ारजा मुझे इल्म है कि कौन सी कुव्वतें इनके पीछे हैं, कौन है जो इनको असला दे रहा है, कौन है जो इनको वसाइल मुहैया करता है और कौन है जो पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम चाहता है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कह रहे थे कि उन्हें इल्म है कि इस आने के पीछे कौन है और कौन दहशतगर्दों की मदद कर रहा है। अहम बात यह कि पेशावर का किस्सा ख्वानी बाजार माजी में भी मुतअद्दिद बार दहशतगर्दों का हदफ रहा है। 2013 में किस्सा ख्वानी बाजार में 3 बड़े दहशतगर्दी के हमले हुए। 2012 में ANP के सीनियर रहनुमा बशीर बिलोर को भी किस्सा ख्वानी बाजार में निशाना बनाया गया, जिसमें वो जाँ बहक हुए। किस्सा ख्वानी बाजार माजी में भी दहशतगर्दों का निशाना बनता रहा है और अब देखना होगा कि रियासत इस धमाके के असल मुजरिमों तक कितना जल्द पहुंच सकती है। आगे बढ़ते हैं। अपोजिशन की हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की कोशिशें हतमी मराइल में दाखिल हो गई हैं, मगर नंबर गेम पूरा होने के कई दावों के बावजूद अपोजिशन अब तक तहरीक लाने की तारीख का हतमी ऐलान नहीं कर सकी है। PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने 2 रोज पहले अगले 48 घंटों को अहम करार दिया था, मगर कल रात मौलाना फजल रहमान ने बताया कि अगले 1-2 रोज में तहरीक अदम एतमाद पेश करने का मरहला आ जाएगा। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी से मुलाकात के बाद मौलाना फजल रहमान ने यह भी वाजे किया कि अपोजिशन जमातें इस नतीजे पर पहुंच गई हैं कि तहरीक अदम एतमाद किसी और के नहीं बल्कि वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ लाई जाएगी, जिसका मुसवदा भी तैयार कर लिया गया है। एक बात तो ये तय है कि अदम एतमाद इमरान खान के ख़िलाफ़ लाया जाएगा। अदम एतमाद के लिए ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। अक्सरियत इस वक्त हमारे साथ है। अदम एतमाद की तहरीक आएगी और जिस तरह हमने कहा है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ 1-2 रोज़ में उसको पेश करने का मरहला आ जाएगा।
पिछले कुछ रोज से क्या सराइयां जारी थी कि अपोजिशन वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाएगी या स्पीकर के खिलाफ, मगर मौलाना फजल रहमान ने कल ये वाजे कर दिया है कि तहरीक अदम एतमाद वजीर आजम के खिलाफ ही लाई जाएगी। अहम बात यह है कि पिछले 3.5-4 सालों में शायद यह पहला मौका है कि जब अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ अपनी कोशिशों पर इतनी पुरएतमाद नजर आ रही है। यहां तक कि अब इस बात पर भी खुलकर इत्मीनान का इजहार किया जा रहा है कि एम्पायर न्यूट्रल है। जिस तरह पहले लोगों को कॉल्स की जाती थी, अब वो कॉल्स आना बंद हो चुकी हैं और ना ही किसी ने ये शिकायत की है कि उन पर कोई दबाव डाला जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है। अगर ये है तो हम इसको वेलकम करते हैं, हम यही चाहते हैं। इस वक्त तक मेरा एक मेंबर ने शिकायत नहीं किया जैसे माजी में किया जाता था कि उन पे कोई प्रेशर आया है। हमें पूरा यकीन है कि ये बैसाखियां नहीं रहेंगी और अवाम के दबाव के सामने इन सब चीजों को खत्म होना पड़ेगा और एक आइन का अमल जो है अदम एतमाद वो इंशाल्लाह पूरा होगा। मुझे पूरा यकीन है कि फोन कॉल्स भी नहीं रहेंगी और बैसाखियां भी नहीं रहेंगी। जो हरबे ये इस्तेमाल करते रहे हैं वो हरबे अब इनके पास नहीं है, तो एम्पायर जो है वो अब न्यूट्रल है। जिन लोगों के साथ हमारा राब्ता हुआ है उनमें से तो किसी बंदे ने हमें ये नहीं कहा कि उनके ऊपर किसी किस्म का किसी तरफ से भी कोई दबाव है। ऑपोजिशन के अहम रहनुमा एतराफ़ कर रहे हैं कि इन पर अब कोई दबाव नहीं है, एम्पायर न्यूट्रल है। मगर अहम बात यह है कि कुछ रोज़ पहले मरियम औरंगजेब ने अपने बयान में किसी का नाम लिए बगैर कहा था कि पेशावर से एक शख्स के जरिए अरकान को दबाव में लाने की कोशिश जारी है। मगर तर्जुमान पाक फौज ने पेशावर के ओहदेदार पर नून लीग के इन इल्जामात को अफवाह करार दे दिया है। आज रोजनामा द न्यूज़ में शाया होने वाली सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि पेशावर में हाल ही में तैनात किए जाने वाले एक शख्स की जानिब से ऑपोजिशन अरकान से राब्ते के मुतालिक बातें सिर्फ अफवाहें हैं। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि इदारा किसी सियासत में मुलव्वस है और नामुसल्लह अफवाज का कोई शख्स ऐसा इकदाम कर सकता है जिसकी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। तहरीक अदम एतमाद को लेकर ऑपोजिशन जमातें नंबर गेम पूरा होने का दावा कर रही हैं, मगर अहम बात यह है कि अब तक जहांगीर तरीन ग्रुप, MQM पाकिस्तान या काफ लीग ने ऑपोजिशन को वाज़े तौर पर सपोर्ट की यकीन दहानी नहीं करवाई है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में कल चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने नून लीग को मशवरा दिया है कि नून लीग जब तक काफ लीग को कोई बड़ी ऑफर नहीं करेगी, काफ लीग तब तक ऑपोजिशन को सपोर्ट नहीं करेगी। इस बयान के जवाब में नून लीग के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने वाजे कर दिया है कि 7 जमातों वाली पार्टी को पूरा सूबा नहीं दिया जा सकता। बिलावल भुट्टो ने आज कहा कि स्पीकर पहले ही उनके पास है, अगर काफ लीग को कुछ हमें ज्यादा देना पड़ेगा, अगर अदम एतमाद के लिए हम चाहते हैं तो कुछ ज्यादा देने के लिए आप नहीं राजी हुए। ज़ाहिर है पंजाब में आपका स्टेक है, तो 7 MPs की जमात को आप सूबा नहीं दे सकते, इस बात को अवाम कबूल नहीं करते। तो उन्होंने डिमांड की थी कि वजारत आला में दे दें। नहीं, जो बात हम सुनते हैं, मैं तो जो बातें मैंने सुनी हैं, जो बिलावल साहब अगर ये बात कह रहे हैं तो इस बात में कोई लॉजिक नहीं है, कोई मंतक नहीं है इस बात में। शाहिद खाकान अब्बासी काफ लीग को वजारत आला देने के खिलाफ है, जिसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि क्या ऑपोजिशन हुकूमती इत्तेहादियों के बगैर भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को कामयाब बना सकती है। इस पर बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार आसमा शिराजी साहिबा ने और मुनीब फारूक ने। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आसमा साहब, पहले आपकी तरफ आता हूँ। इस वक्त सबसे अहम सवाल यह है कि क्या ऑपोजिशन हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लेकर आ रही है, और उससे ज्यादा अहम और बड़ा सवाल यह है कि क्या ऑपोजिशन कामयाब होगी या हुकूमत वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को नाकाम बनाने में कामयाब होगी? आपकी क्या असेसमेंट है इस हवाले से? जी बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद। मेरा ख्याल है कि कल तक यानी और आज दोपहर तक जिन जिन पॉलिटिकल लोगों से बात हुई है अपोजिशन के, वो यही कह रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद हर सूरत आएगी। अब कल को क्या हो जाए ये तो ज़ाहिर है किसी को मालूम नहीं है, लेकिन जो कल रात को भी मीटिंग हुई है मौलाना फजल रहमान की और आसिफ जरदारी साहब की, और फिर उनका राब्ता शहबाज शरीफ साहब से भी हुआ है, तो उसमें 2-3 दिन का कहा गया है कि उस 2-3 दिन के अंदर अंदर जो है वो बात की जाएगी। मेरा ख्याल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस वक्त यानी 48 घंटों का जो डेडलाइन दिया था मौलाना ने, उसके ऊपर वो भी मुत्तफिक नहीं है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज भी बहुत जल्द इसको पेश करने की यानी किसी जल्दी में नजर नहीं
नहीं आते हैं। उसकी वजह यह कि दोनों चीजें एक ही वक्त में जमा करवाई जाएंगी, यानी असेंबली का जो इजलास रिक्विजिट किया जाता है वो भी और तहरीक अदम एतमाद भी, ताकि 14 दिन के बाद उसके अंदर जब रिक्विजिशन जाती है उसके 14 दिन के अंदर अंदर कौमी असेंबली का इजलास तलब किया जाता है। और ये भी अभी देखना है कि अपोजिशन जो है वो पहले स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद लाती है, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, या दोनों तहरीक अदम एतमाद जो है वो एक ही वक्त में लाई जा सकती है। हमारी इत्तला के मुताबिक जो कंटेंट है उस का वो तैयार हो चुका है, सिग्नेचर्स उनके पास मौजूद है, और जिस लम्हे जो क़यादत है अपोजिशन की वो एक तरह से गो अहेड देगी या सिग्नल देगी, उसके साथ ही उसको असेंबली सेक्रेटेरिएट के अंदर जमा करवा दिया जाएगा। लेकिन जो अभी तक की सूरत हाल है उसमें बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई देती है अपोजिशन जमातें कि उनके पास एक अच्छा कंफर्टेबल नंबर है, बल्कि 22-25 की जो तादाद पहले बताई जा रही थी वो ये कहते हैं कि इससे कहीं ज्यादा नंबर है। और जो हुकूमती हल्के हैं उसके अंदर भी जाहिर है कि एक तरह से बेचैनी जरूर पाई जाती है उनके अपने लोगों को लेके और उनसे जो राब्ते हो रहे हैं, और यही वजह है कि इस्लामाबाद के अंदर जो है वो मुख्तलिफ जो अरकान असेंबली हुकूमती हैं उनके हवाले से हर तरह से बाखबर रखने की जो है वो हुकूमत खुद को कोशिश कर रही है। तो आसमान, जहां आप कह रही हैं कि बेचैनी है हुकूमत की सफ़ों में, वहां पे हुकूमत जब भी आती है, उनके जो लोग आते हैं टीवी पे, वो ये कहते हैं कि हम इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को शिकस्त देने में भी कामयाब हो जाएंगे। तो दोनों तरफ से एतमाद का इजहार तो किया जा रहा है, आपकी असेसमेंट क्या है? क्या ऑपोजिशन कामयाब होगी या हुकूमत इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को नाकाम बनाने में कामयाब होगी? शहजाद, अगर माजी के तबसरे तज्जिए या जो सूरत हाल है उसको देखा जाए तो जाहिर है कि हुकूमत हमेशा कामयाब रही है, और हम इसके बारे में हतमी कुछ भी नहीं कह सकते कि कौन कामयाब होगा। लेकिन जो सूरत हाल है उसके अंदर अब जो कॉन्फिडेंस लेवल है अपोजिशन का वो पहले की निस्बत बहुत ज्यादा है, और उसकी वजह यह भी है कि खुद हमारी बहुत सारे अरकान असेंबली से जो हुकूमती बेंचेस पर बैठते हैं उनसे बात हुई है। जाहिर है कि इस वक्त जो उनका रवैया है या जो जिस तजब्जुब का वो शिकार है, हिचकिचाहट का शिकार है, और कॉन्फिडेंस या एतमाद का वो आलम नहीं है जो कि हमें माजी में देखने को मिलता था। तो हो सकता है कि अपोजिशन ने अपना जो होमवर्क किया है और जिस तरह से वो फूंक फूंक के कदम रखते रहे हैं, इस दफा बहुत ज्यादा केयरफुली वो चलते रहे हैं, और फिर आखिर में अगर कोई कॉल्स आती हैं जो कि वो उसकी तरफ वो इशारा भी करते हैं, तो जाहिर है कि सूरत हाल बदल सकती है। लेकिन इस बार हुकूमती जो कैंप्स हैं उनकी बनिस्बत अपोजिशन के कैंप्स के अंदर एतमाद बहुत ज्यादा नजर आता है, लेकिन बहरहाल देखना बाकी है कि कौन कहां पे अपने आप को प्लेस करेगा। मुनीम, मेरे ख्याल से अब अगर आप हुकूमत के लोगों से बात करें ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द रिकॉर्ड, वो ये तो कहते हैं कि ऑपोजिशन जो कोशिश कर रही है उसमें वो संजीदा नजर आते हैं। सो द बिग क्वेश्चन इज कि क्या ऑपोजिशन कामयाब होगी या हुकूमत कामयाब होगी? आप क्या देख रहे हैं 2-3 हफ्ते में क्या हो सकता है? कौन किसके कामयाबी के इम्कानात ज्यादा हैं इस वक्त? शुक्रिया शहजाद साहब। पहले तो नहीं, लेकिन पिछले 2 दिन से जो हुकूमती तर्जुमानों की या इवन वज़रा की जो ट्वीट्स अगर आप उनको देख लें तो पहली दफा ये लग रहा है कि दे आर फीलिंग द हीट, और वो थोड़े डिफेंसिव पर नजर आ रहे हैं। वो नैरेटिव ये बना रहे हैं कि देखें जी, इमरान खान साहब ने पेट्रोल की कीमत कम कर दी है, ये लोग हैं जो अवाम के खिलाफ खड़े हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, हम मुकाबला करेंगे, कप्तान मुकाबला करेगा इनका। सो एक बात तो क्लियर है कि सीरियसनेस का अंदाजा हो चुका है। दूसरी आम बात यह ज़हन में रखिए कि हमारे मुल्क में आपसे मुतअद्दिद दफा ये डिस्कशन ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द रिकॉर्ड भी होती रहती है हम सब की, और हम सब जानते हैं, आसमा शराजी साहब भी बेहतर जानती हैं कि हमारे मुल्क में जो तब्दीली आती है वो ऑर्गेनिक नहीं होती, सियासी तब्दीली, उसके अंदर और भी बहुत से कंपोनेंट्स उसके अंदर होते हैं, बहुत सारी चीजें कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं। इस दफा मैं आपको बड़ा क्लियरली बता देता हूं कि जो मुख्तदर हलकों के हवाले से या जिन्हें हम एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं उसके हवाले से मैंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के मुतअद्दिद जो ऑब्वियसली 1-2 लोग हैं, मेन लोग हैं, उनमें से चौधरी साहबान है, जब उनसे पूछा तो एक लफ्ज है कि जी, एक होता है कि कह देना कि जी टेसिट रिकमेंडेशन कि जी आप फलाने को भी देख लें, अगर वो आपको वहां सूट करता है सियासत तो आप वहां अपनी आपको अलाइन करें, या गवर्नमेंट की तरफ करें या अपोजिशन की तरफ करें। वो ये कह रहे हैं कि पहली दफा है कि ऐसा भी नहीं है, इट्स कंप्लीटली फ्री फॉल, हम अपनी सियासत करेंगे, अपना पर्सनल जो सियासी बेनिफिट है उसको देखा जाएगा, अपनी सियासी अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को वॉच करेंगे और जो हमें बेहतर लगता है वो करेंगे। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है जो नजर आ रहा है, यानी कोई दबाव किसी तरफ भी नहीं है, और बिल्कुल खालिस्तानी एक सियासी मूव लग रही है जो हो रहा है। नेचुरल बात है, किसी ना किसी जगह से ये
ट्रिगर किसी शायद स्टेज पर हुई हो या शुरू हुई हो, लेकिन जो हैंड्स ऑफ पॉलिसी है वो हमें नजर आ रही है। तो ये अब क्रंच मोमेंट पे क्या हो जाए इसका हम कुछ नहीं कह सकते। मुनीब साहब, तो ये जो न्यूट्रलिटी है मुक्तदर हलकों की, ये किसको सूट करेगी? ये ऑपोजिशन को सूट करेगी या हुकूमत को सूट करेगी? क्योंकि आपने सुना होगा वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि जो आईनी रोल है मुक्तदर हलकों का, एस्टैब्लिशमेंट का, वो तो है ही है कि उन्होंने हुकूमत को सपोर्ट करना है। तो आपको लगता है इस न्यूट्रलिटी की सपोर्ट कुछ हद तक फिर भी हुकूमत को ही सपोर्ट करेगी? नहीं, फवाद चौधरी साहब बहुत ही मेरे ख्याल में कानून में कहा जाता है कि एक लिटरल इंटरप्रिटेशन होती है, एक पर्पसिव होती है। वो बहुत ही पर्पसिव किस्म की इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं उस आइन की, तो शायद उन्होंने पढ़ रखा है। रियासत के इदारे हुकूमत के साथ खड़े होते हैं रियासती अमूर के हवाले से। हुकूमत के खिलाफ या प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को कामयाब या नाकाम बनाने के लिए खड़े नहीं होते। लिहाजा अगर इदारे न्यूट्रल हैं और वो प्रेशर नहीं है ऑपोजिशन के ऊपर, तो ऑपोजिशन के हक में बात जाती है। अब क्लेम तो बहुत बड़ा है कि जी हमारे पास 185 मेंबर हैं, 130 190 तक जा सकती है और ये तहरीक कामयाब हो जाएगी, बट वी एक्चुअली डोंट नो। तारीख बड़ी कोई हौसला अफजा नहीं है इस हवाले से, और जो ऑपोजिशन के साथ होता रहा है, जो इनकी लाइन पिटती रही है, वो भी आपके सामने है। मैं दोबारा कहूंगा शहजाद साहब, क्रंच मोमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, थिंग्स कैन गो ईदर वे, लेकिन एज ऑफ टुडे एज वी स्पीक ऑपोजिशन मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। मैं आई हैड ऑल द डाउट्स, लेकिन पिछले 2 से 3 दिनों के अंदर जिस तरह आप बात करते हैं आसमा शराजी साहब, हमारा काम ये है कि हम सियासी कायदीन से बात करते हैं, हुकूमत में, ऑपोजिशन में, दीगर जमातों में, तो आपको ये नजर आ रहा है कि जो कॉन्फिडेंस लेवल है ऑपोजिशन का इस दफा पिछले 2 दिनों की मैं खास तौर पर बात करूंगा, वो अब इमर्ज कर रहा है, वो पता लग रहा है, और अब हुकूमत को भी इसकी सीरियसनेस का अंदाजा हो रहा है। सही, वो कि अभी भी इत्तेहादी जो है, जैसे मुस्लिम लीग काफ है, वो हुकूमत के साथ खड़ी है, बट यू नेवर नो, एनीथिंग कैन हैपन। तो आसमा साहब, जब आप भी कहती हैं कि माजी में तो हमेशा हुकूमतें कामयाब हुई हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को नाकाम बनाने में, इस मर्तबा अगर हुकूमत ने कामयाब होना है तो क्या उनके पास ऑप्शंस और टूल्स मौजूद हैं? अगर हम इस बात पर इत्तेफाक कर गए हैं कि मुक्तदर हल्के जो हैं उन्होंने किसी की ना सपोर्ट के लिए आना है ना किसी के खिलाफ खड़े होना है पर? जी देखिए, एक बहुत अहम टूल तो अब हुकूमत के साथ नहीं रहा, लेकिन हुकूमत अपना जो सिविलियन टूल है वो उसको जरूर इस्तेमाल कर रही है। इस वक्त भी जो इत्तलात आ रही हैं, लेकिन वो कितना कर सकती है? बहुत सारे लोगों ने बताया कि उनको इंसेंटिव्स भी दिए जा रहे हैं जो हुकूमती हलकों के से मुताल्लिक हैं, उनसे ताल्लुक रखते हैं, लेकिन उनके बकौल अब ये बहुत देर हो गई है उन इंसेंटिव्स के लिए भी। और जहां तक अपोजिशन का मामला है, अपोजिशन जरूरी जो है वो अपनी जो उनका होमवर्क मुकम्मल है, उनके पास लोग भी मौजूद है, नंबर भी है, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि वो अपनी जो तहरीक अदम एतमाद सिर्फ उसी सूरत में पेश करेंगे जब उनको मुकम्मल कामयाबी की यकीन दहानी हो या उनको इम्कानात नजर आए। और जाहिर है कि इस सूरत में उनके पास जो लोग मौजूद हैं, जिनके बलबूते के ऊपर जो है वो ये सारा मामला करना चाहते हैं, उनको भी कुछ और अश्योरेंसेस की और गारंटीज की जरूरत है। और ये भी आपको याद रहे कि जो हुकूमती बेंचेस से लोग हैं, अगर उनका नंबर ज्यादा है तो अपोजिशन उनके ऊपर बात कर रही है कि उनको कैसे एडजस्ट करना है। यही वो मामला है जिसके ऊपर अब जो है वो थोड़ा सा देरी है, जो हमें नजर आता है, जो हमें बात लोगों से की है कि किसको कहां पे कितना एडजस्ट करना है और कहां पे करना है। और दूसरा रह गया अपोजिशन के बीच में जो एक बड़ा मामला था, तनाज़ा था, और वो हल होने के वाले के अंदर काफी दिक्कत आ रही थी, वो भी तकरीबन हल हो गया है कि जो नेशनल असेंबली है इसका फिल फॉर इलेक्शन जो है वो अगर हो जाए तो वो उसके ऊपर तमाम जो है वो रजामंद है। प्रोविंशियल असेंबलीज के ऊपर जो है वो जाहिर है अभी तक एक मामला है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अपोजिशन के जो कायदीन हैं वो इस बात को ज्यादा परसू कर रहे हैं कि अगर नेशनल असेंबली का इलेक्शन जो है वो फौरन हो जाए तो बाकी जो दिक्कतें हैं वो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती हैं। सो ये एक बड़ा मसला था जो हल हो गया, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती थी कि कंटिन्यूएशन हो, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग फौरी इलेक्शंस की बात कर रही थी, और अब ऐसे लगता है कि 2 या 3 महीने या जो भी बीच का टाइम है उसके बाद जो है वो इलेक्शन की तरफ बढ़ाया जा सकता है, या अगर उससे पहले कोई प्राइम मिनिस्टर कोई खुद कदम नहीं उठा लेते तो उस सूरत में तो जाहिर है कि अपोजिशन कह रही है कि वो विन विन सिचुएशन में हर 2 सूरतों के अंदर होंगे। मुनीर साहब, आपको भी लगता है कि अगर जैसे ऑपोजिशन बहुत ही कॉन्फिडेंट है कि हम कामयाब हो जाएंगे हुकूमत गिराने में, अगर ऐसा होता है तो इसके बाद की क्या सूरत हाल होगी, उसमें आपको सर्टेनिटी नजर आ रही है, या हम एक ऐसे पीरियड में दाखिल हो जाएंगे जो शायद इससे भी ज्यादा अनसर्टेन हो कि क्या इलेक्शन प्रोविंशियल असेंबलीज के भी होने हैं कौमी असेंबली के साथ साथ, या कितना अरसे असेंबलीज चलनी है? आपको लगता है कि कुछ सर्टेनिटी है इस हवाले से?
नहीं, सर्टेनिटी बिल्कुल नहीं है शहजाद साहब, इसलिए क्योंकि एक तो क्विक फिक्स है किसी के पास नहीं। इमरान खान साहब को हटा दिया, फाइन हट के, देन व्हाट? क्या जो इस वक्त चैलेंजेस हैं, जो मुल्क को इकोनॉमिक चैलेंजेस दरपेश है और बहुत से मसाइल हैं, क्या उनके किसी के पास क्विक फिक्स है? मैं नहीं समझता किसी जमात के पास है। इस वक्त ऑपोजिशन के पास एक एजेंडा है इमरान खान साहब को इक़्तिदार से उतारने का, बट उसके बाद सवाल आता है कि आपने करना क्या है, रिपेयर क्या करना है? अगले इलेक्शनों तक अगर बीच में कोई तरामीम करनी है, इंतखाबी इस्लाहात करनी है, कोई इंतखाबी कवानीन में तब्दीली करनी है, उस दौरान क्या होगा? ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनके ऊपर यकीनी तौर पर ऑपोजिशन ने सोच रखा होगा, लेकिन जिस वेव को वो साथ लेके चल रहे हैं कि इमरान खान को निकाल दिया तो मुल्क बड़ा बेहतर हो जाएगा, लोगों को भी फिर बताना पड़ेगा कि उसके बाद आपने क्या डिलीवर करना है, क्या करना है, और फिर यही होगा कि एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाएगी लोगों की कि अच्छा जी इमरान खान साहब चले गए, अब बताएं जी, अब महंगाई को फिक्स करके हमें बताएं, अब फलानी चीज को फौरी तौर पर कम करके बताएं। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी ट्रिकी, ये इतना आसान काम नहीं है। और फिर भी आप इस सूरत-ए-हाल को कैसे देख रही है? क्योंकि अभी तो 1 पॉइंट एजेंडा है कि इमरान खान की हुकूमत को हटाना है, लेकिन जो भी इंटरिम गवर्नमेंट टाइप का आएगा, चाहे वो 4-6 महीने के लिए हो, ऑब्वियसली वो मुकम्मल जिम्मेदारी तो नहीं लेंगे, और फिर इलेक्शन की कैंपेन, इलेक्शन का होना, हुकूमत का नई हुकूमत का बनना, तो 8-10 माह के दौरान तो हम ये देख रहे होंगे कि कोई ना जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार होगा, कोई फैसला साजी के लिए तैयार होगा। वो पीरियड तो शायद इससे भी ज्यादा अनसर्टेन हो सकता है जो इस वक्त है। जी, मेरा ख्याल है कि ये एक कलीलुल मुद्दती जो हुकूमत है उसके ऊपर इस हद तक इत्तफाक है कि वो चीज़ों को अनडू करे। अनडू करने से मुराद ये है कि जितने भी जो रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की गई, या रिफॉर्म्स तो नहीं हम उसको कहेंगे, जो तरमीम लाने की कोशिश की गई, जो ऑर्डिनेंसेस आए हैं, इन सब को जो है वो अनडू किया जाए, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अपनी असल हालत में, जो कि 73 का कॉन्स्टिट्यूशन 18th अमेंडमेंट के बाद है, जो भी थोड़ा बहुत उसके अंदर डेंटिंग पेंटिंग है वो कर ली जाए। और जहां तक इस बात के जो बीच के टाइम का है, मेरा ख्याल है इसके ऊपर अपोजिशन जमातें इस वक्त बड़ी क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ रही हैं। अभी तक जो ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी ये समझती थी कि इस असेंबली को की मुद्दत को पूरा किया जाए, लेकिन कल आपने अगर बिलावल भुट्टो साहब का स्टेटमेंट सुना हो तो उन्होंने तो साफ इंतखाबात की तरफ जो है वो इशारा किया और कहा कि इंतखाबात फिलफौर जो है वो करवाए जाए और असेंबली को बर्खास्त किया जाए। तो ये बात दुरुस्त है कि अपोजिशन के पास ये एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव एजेंडा जो है वो होना पड़ेगा, लाना पड़ेगा कि एक मुआशी एजेंडा क्या होगा जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। बहुत शुक्रिया आसमा शिराजी साहिबा और मुनीफ फारूक हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में शामिल करेंगे, एक ब्रेक करेंगे हमारे साथ में। वेलकम बैक। वजीर आजम की मुसलसल यकीन दहानियों, हुकूमती वुज़रा के दावों और मुअज़्ज़ज़ अदालतों की जानिब से बार बार सवाल उठाने के बावजूद मुल्क में जबरी गुमशुदगियों का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा। एक तरफ तो तमाम कवानीन और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करके शहरियों को गुमशुदा किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ तशवीश की बात यह है कि इन गैर कानूनी कार्रवाइयों के खिलाफ आवाज उठाने वालों और पुरअमन एहतजाज करने वालों की जुबान बंद करने की भी कोशिश की जा रही है। पिछले 4 रोज से बलोच तलबा तंजीम के कुछ कारकुनान इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर बलोच तालिब इल्म हफीज बलोच की खुददार से मुबैना तौर पर जबरी गुमशुदगी के खिलाफ धरना देकर बैठे रहे, और 1 मार्च को जब वफाकी वजीर शीरी मजारी की बेटी ईमान मजारी, साफी असदतूर समेत दीगर समाजी कारकुनान ने इन तलबा के हमरा डी चौक तक मार्च करने की कोशिश की, तो पुलिस ने इन पुरअमन मुजाहिरीन को रोकने के लिए लाठी चार्ज शुरू कर दिया, जिसके बाद झड़प में 6 तलबा और 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। और इस वाक़े के एक दिन बाद पुलिस ने ईमान मजारी, असदतूर और बलोच तलबा तंजीम के सदर समेत 200 तलबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया, जिसमें इन पर मुजरिमाना साजिश, फसाद, गैर कानूनी मजमा इकट्ठा करने और मुजाहिरीन को पुलिस के खिलाफ उकसाने के इल्जामात लगाए गए। ईमान मजारी ने आज इस मुकदमे के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अथर मिन्नुल्लाह ने इस्लामाबाद पुलिस को की सरजनिश करते हुए पुलिस को ईमान मजारी समेत दीगर की गिरफ्तारी से रोक दिया। अहम बात यह है कि पुलिस ने 2 मार्च को FIR दर्ज से सील कर दिया था, जबकि आज ईमान मजारी की दरख्वास्त पर उन्हें FIR की कॉपी दी गई। आज समाअत में ईमान मजारी के वकील ने अदालत को बताया कि कायदे-आज़म यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म लापता हुआ, जिसके लिए एहतजाज किया जा रहा था, मगर पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल किया, जिसमें दर्जनों तालिब इल्म जख्मी हुए, जिस पर चीफ जस्टिस अथर मिन्नुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि बलूचिस्तान के तुलबा को तो सुनना चाहिए, बगावत का पर्चा तो बलोच तुलबा की आवाज़ दबाने वालों के खिलाफ होना चाहिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि तुलबा की आवाज़ दबाना असल बगावत है, ये अदालत ऐसा नहीं होने देगी। चीफ जस्टिस अथर मिन्नुल्लाह ने पुलिस को हिदायत की कि इस केस में किसी को भी गिरफ्तार ना किया जाए,
सिर्फ तनकीद करने पर किसी को ऐसे हरासा करने नहीं देंगे। हुकूमत की तमाम यकीन दहानियों के बावजूद मुल्क में जबरी गुमशुदगी के केसेस में इजाफा हो रहा है और अलमिया यह है कि इन गुमशुदगियों के खिलाफ जो लोग पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं उनके गिर्द भी घेरा तंग करने की कोशिश की जा रही है। रियासत की जिम्मेदारी है कि वो शहरियों को एहतजाज के हक से महरूम करने के बजाय जबरी गुमशुदगियों का सिलसिला रोके। मुल्क में अदम बर्दाश्त बढ़ रहा है, ऐसे में रियासत को चाहिए कि वो इंसानी हकूक की पामाली के बजाय बर्दाश्त पैदा करने पर जोर दे। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक, उसके बाद मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। आज पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और दुनिया क्रिकेट के लिए बहुत अहम दिन था क्योंकि 24 साल बाद ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान आई है। पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में इसको सेलिब्रेट किया जा रहा था, खासतौर पर पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान ने जो दिन का क्लोजिंग है वो भी अच्छे नोट पे की। 245 पे सिर्फ एक आउट हुआ था। लेकिन अब से कुछ देर पहले एक अफसोसनाक खबर सामने आई है। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट लेजेंड शेन वॉर्न थाईलैंड में इंतकाल कर गए हैं और बताया जा रहा है कि उनकी जो मौत है वो हार्ट अटैक की वजह से हुई है। अब ऑन द फील्ड हमें पता है कि बड़ा ही उनका एग्रेसिव एटीट्यूड था। वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिकेटर एवर टू प्ले द गेम। 708 विकेट इन्होंने लिए टेस्ट क्रिकेट में, 293 विकेट्स इनके थे वनडे क्रिकेट में। और जहां ये अपनी ऑन फील्ड परफॉर्मेंस के लिए मशहूर थे, वहीं ऑफ फील्ड भी कहा जाता था आइकॉन प्लेयर है, स्टाइलिश प्लेयर है और दुनिया की बड़ी यादें वाबस्ता हैं जिस तरह गेम इन्होंने खेला है। तो इन पर हम बात करेंगे, शेन वॉर्न का जो कैरियर था, और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर शोएब अख्तर। शोएब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। एक ऐसा दिन जिसको दुनिया क्रिकेट सेलिब्रेट कर रही थी क्योंकि पाकिस्तान में 24 साल बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम वापस आई है, लेकिन एंड ऑफ द डे ये जो खबर आई है बड़ी अफसोसनाक है। शेन वॉर्न लेजेंड है, बहुत बड़े, 708 विकेट लिए, ज़बरदस्त खिलाड़ी। आपने भी बहुत सारा क्रिकेट इनके साथ खेला है। कैसा लिया आपने इस खबर को? यकीनन बहुत ही डेविस्टेटिंग न्यूज़ है। जी शहजाद, सबसे पहले तो जो सानिया पेशावर हुआ उसके लिए दिल खून के आंसू रो रहा है और शदीद तकलीफ में हूँ मैं। जो हमारे भाई शहीद हुए हैं मस्जिद में, और जितनी हमने कोशिश की हमारी आर्म फोर्सेस से लेके पुलिस तक और ISI से लेके हर शोबा जात ने बहुत कोशिश की कि अमन और पीस बहाल किया जाए। उसके बाद ऐसा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाना, और जबकि ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे उतरी हुई है। एक तो मेरा हार्ट गोज आउट फॉर द फैमिली जी, और मुझे बहुत सख्त तकलीफ है इस चीज़ की। दूसरी वॉर्न की, शेन वॉर्न के साथ एक अरसा गुजरा है मेरा, तकरीबन कुछ 22 साल गुजरे हैं, और इस 22 साल में बहुत दफ़ा उनसे मिला हूँ, बहुत से क्रिकेट खेली उनके साथ। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ द गेम। अगर यू हैव टू नेम 3 टॉप क्रिकेटर, उसमें से एक शेन वॉर्न आता है जो इस सदी का सबसे बड़ा प्लेयर है। और इतनी यंग एज में चले जाना बिल्कुल ऑब्जर्व नहीं हो पा रहा मुझसे, और मेरे शॉक्ड हो गया हूँ। और आई स्टार्टेड शाउटिंग द पर्सन हु ब्रोक दैट न्यूज़ फॉर मी कि यार शेन वॉर्न चले गए। मैं कहा क्या तुम बकवास कर रहे हो, ऐसे ही कोई बात करता है? कहता नहीं यार, एक्चुअली इट हैज हैपेंड, और ये बात सच है, तुम गुस्सा मत करो। बट ही वाज वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन। मुझे हमेशा याद है जब भी मुझे मिलते थे दूर से ही शाउट करते थे, रावलपिंडी एक्सप्रेस, द मैन इज हियर, रावलपिंडी एक्सप्रेस इज हियर। सो बहुत खुशी से मिलते थे, वार्मथ के साथ मिलते थे, गर्मजोशी के साथ मिलते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे इतनी तकलीफ है इस वक्त कि ये खबर सुनने को मिल रही है। और आपको पता है इस साल इतनी अमवात हो चुकी हैं। मेरी वालदा भी चली गई इस साल, और बहुत सारे ऐसे मेरे जानने वाले लोग हैं वो चले गए हैं। और मुझे इतनी तकलीफ हो रही है कि यार कि you know, the people that I know, we're just losing them with no time. आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शोएब साहब। आज इनफैक्ट आज ही शेन वॉर्न ने 12 घंटे पहले ट्वीट किया था। रॉडनी मार्श, एक और ऑस्ट्रेलियन ग्रेट, उनकी डेथ हुई, उस पर इजहार अफसोस किया उन्होंने ट्वीट के जरिए। ये सिर्फ 12 घंटे पहले का उनका ट्वीट है और अब वो खुद इस दुनिया में नहीं रहे। ऑन द फील्ड तो हमने देखा है कि कैसे वो लड़ते थे, क्या उनका एटीट्यूड था। ऑफ द फील्ड जरा बताइएगा कैसे थे, क्योंकि हमेशा बड़े स्टाइल में नजर आते थे, बल्कि एक आइकॉन थे क्रिकेट के। तो ऑफ द फील्ड कैसा आपने पाया उनको? ऑफ द फील्ड वेरी हेल्पिंग गाय। अगर आपको कोई मदद की जरूरत पड़ जाए, कभी आपको कोई फाइनेंशियल जरूरत पड़ जाए, हमेशा फाइनेंशियली भी हेल्प करते थे। और अगर आपको कभी क्रिकेटिंग नॉलेज की जरूरत पड़ जाए तो वो भी दिया करते थे। वो कभी हेजिटेंट नहीं हुआ करते। अभी आपने देखा इस वीडियो में यासर शाह को ट्रेनिंग दे रहे थे। जब भी कोई पाकिस्तान से लेकर अच्छा आता है तो उसको बैक करने के लिए उसको खड़ा हो जाते हैं। वो हमेशा कास्ट, क्रीड एंड कलर से अबव सोचते थे और बहुत हेल्पिंग थे और वेरी एंटरटेनिंग गाय, बहुत फुल ऑफ लाइफ थे, बहुत हंसते थे। मेरे साथ बहुत उन्होंने टाइम गुजारा
जब भी मैं ऑस्ट्रेलिया जाता था और मेलबर्न में जाते, मैं आपको पता मेरी सर्जरी होने वाली 15-20 दिनों में मेरे घुटने की, तो मैंने उनको फोन करके बताया कि मैं मेलबर्न आ रहा हूँ, तो कहते मेक श्योर करना तो मेरे घर आना, मेरी फैमिली के साथ अपनी फैमिली को मिलाना, विल हैव अ ग्रेट टाइम, विल हैव अ गुड लाफ। और जब भी उनसे मिला करते थे ऑफ द फील्ड, वो मेक श्योर किया करते थे कि हम क्रिकेट की बात ज्यादा करें। क्रिकेट के ऊपर बहुत नॉलेज थी उनको, बड़ी कमांड थी, और वो हमेशा ही कहते थे कि मुझे हमेशा सीखने को मिलता है। और जब भी मुझे लास्ट टाइम के खिलाफ मैं खेला 2005 में मेरे ख्याल में मैच थे, तो उन्होंने मुझे कहा था यार देखना शोएब, मुझे मारना ना, जान से मत मारना, बिकॉज तेरी बॉलिंग बहुत तेज है, आई एडमायर यू, आई लव यू, आई एंजॉय इट। तो मैंने एक सवाल पूछा था, मैं कहा वॉनी टेल मी, इट इज सो इम्पोर्टेंट टू टेक विकेट्स, it is so important to take so many wickets in the test matches. He says, Shoaib, it's not how many wickets you have taken. The famous saying of Shane Warne, I'm saying. He says, it's not about how many wickets you have taken in the international cricket. It is the way you played the game. You are a great showman, Shoaib. जब तू खेलता है, crowd ignite हो जाता है, और जिस तू दिल से खेला, मुझे पता तू कितनी तकलीफ में खेलता है, उनको बड़ी सारी तकलीफों का पता था। और शमे, एक चीज जो हमने नॉर्मली देखी है, फास्ट बॉलर्स में तो एक एटीट्यूड होता है, लेकिन वो स्पिनर थे, लेकिन एटीट्यूड उनका फास्ट बॉलर वाला था। और दूसरा, मैंने जो उनकी किताब वगैरह में भी पढ़ा है कि कल्चर्स का उनको बड़ा शौक था। जब सब कॉन्टिनेंट आते थे, अनफॉर्चुनेटली 98 का जो टूर था उसमें पाकिस्तान नहीं आ सके, 94 में आए थे, बट इंडिया बहुत मरतबा ट्रैवल किया, तो सब कॉन्टिनेंट का जो कल्चर था वो भी उनको बड़ा अपीलिंग लगता था। जी, वो एक्चुअली घुल मिल जाते थे। एक्चुअली वो कभी भी ये अपने आप को व्हाइट मैन सुप्रीमेसी जो होती है वो कभी नहीं अपने अंदर रखी उन्होंने। वो हमेशा आम बंदे के साथ ही बैठ जाते थे, हर बंदे के साथ घुल मिल जाते थे। स्पेशली यंगस्टर्स के लिए वो हमेशा बड़े हेल्पफुल हुआ करते थे। वो मेक श्योर करते थे कभी किसी को जरूरत पड़ जाए, कभी किसी को मेरी मदद की जरूरत पड़ जाए, वो फाइनेंशियली भी करते थे और मॉरली भी करते थे, और क्रिकेट नॉलेज भी स्प्रेड करते थे। लेकिन मैं जब वो आए, उनको देसी खाना बड़ा पसंद था, उनको ये बड़ा पसंद था जी कि मैं देसी खाने खाऊं और मैं यहाँ ट्रेवल अराउंड करूं, और बड़े सारे उन्हें दोस्त बनाए। और आज तक अगर हम उनको याद करते हैं इसलिए करते हैं कि वो एक अच्छे इंसान थे, बड़े बहुत ही फाइनेस्ट क्रिकेटर यार। मैं उनकी बॉलिंग देखने के लिए मैं कोशिश करता था मैं स्क्रीन के साथ बैठ जाऊं, और मुझे अक्सर पूछते थे कि यार तू स्क्रीन के पास बैठ के मैच क्यों देखता है? तो मैंने कहा जी देखें, इट इज बिकमिंग अ हिस्ट्री दैट आई एम प्लेइंग अगेंस्ट यू और विद यू। सो मुझे ये दिन याद रखने और मुझे ये टाइम याद रखना। जहां आप कह रहे हैं कि हेल्पिंग हैंड था, तो श्रीलंकन क्रिकेट को बड़ा हेल्प किया, खासतौर पे सुनामी के बाद जब श्रीलंका में तबाही मची, तो वहां पे भी जाके उन्होंने फंड रेजिंग की बड़ा काम किया। शोएब, आखिर में ये जो सीरीज है, ऑब्वियसली पूरी दुनिया की नजरें इस पर हैं, पाकिस्तान ने खेला भी आज बड़ा अच्छा, कितना इंपॉर्टेंट है ये सीरीज दुनिया क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए तो है, दुनिया क्रिकेट के लिए, क्योंकि दो बड़े नेशन खेल रहे हैं, अच्छे मैचेस की एक्सपेक्टेशन है। देखें, 150 किलोमीटर दूर धमाका हो गया है, ये बड़ा अलार्मिंग है शहजाद। लेकिन मैंने जो अभी हाई कमीशन से मिला मैं, और मैं साथ सीईओ ऑफ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड से मिला, मैं भी स्टेडियम गया था, मैं खुद जाके वहां खड़ा हुआ और बताया कि मैं अपना ग्रेटिट्यूड शो करने आया हूँ, और मैं अपनी सॉलिडारिटी शो करने आया हूँ, और मैं ये बताने आया हूँ कि आई वांट टू से बिग थैंक यू टू यू गाइस। पीसीबी ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया, उन्होंने मुझे पास भिजवाए, उन्होंने मुझे कहा कि आप जरूर तशरीफ लाएं और इनको और दिखाएं कि आप हमारी पूरी कौम के साथ, आप भी हमारे साथ खड़े हैं। और मैं गया वहां पे, मैंने टाइम स्पेंड किया ऑस्ट्रेलिया के साथ, ब्रीफिंग दी मैंने उनको, पाकिस्तान कितना सेफ कंट्री है। देखिए शहजाद, यहाँ पे 5 लेयर्स ऑफ सिक्योरिटीज हैं, सही, और ट्रिपल ब्रिगेड के साथ सिक्योरिटीज मिली हुई हैं, तो यहाँ पे कोई डरने की जरूरत नहीं है। आई रियली होप दैट यू नो ये टेस्ट सीरीज वक्त खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब अख्तर साहब, आपने हमारे लिए शेन वॉर्न पर हम बात कर रहे थे, लेजेंड क्रिकेटर हैं, और जब तक ये गेम रहेगा तब तक उनको यकीनन याद रखा जाएगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही, शो से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।